हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है आरबीआई का वादा, कर्ज को महंगा नहीं होने देंगे। कल इस वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 का जो पहला 3 महीने का समीक्षा जो कहते हैं मौद्रिक नीति की समीक्षा वो थी, और उसमें आरबीआई ने क्लियर तौर पर बोला है कि हम लोन को महंगा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो स्थिति फिर से बन रही है उसमें आर्थिक विकास दर और थोड़ा नीचे आने की उम्मीद इसमें आरबीआई द्वारा व्यक्त की गई है। और ये भी बताया गया है कि जो दूसरी लहर है उससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, लेकिन आरबीआई पहले के मुकाबले कई मायनों में अपनी तैयारी सुनिश्चित किए हुए हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है अर्थव्यवस्था के निगेटिव में जाने की, तो उसके लिए वो राहत पैकेज के तहत तैयार रहेगा। होम लोन और ऑटो लोन की दरें अभी कुछ समय और मौजूदा न्यूनतम स्तर पर बनी रहेंगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने की राह में मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में आरबीआई ने न सिर्फ ब्याज दरों को मौजूदा न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने की बात कही है, बल्कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो ब्याज दरों में कमी की जा सकती है, यानी कि और उसे कम किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक का यह संकेत अपना घर या गाड़ी खरीदने वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय साबित हो सकता है, क्योंकि वो इस समय जो कम दरें चल रही हैं उसमें उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। अभी यह 4% पर है, जिसे बरकरार रखा गया है। इसकी वजह से बैंकों व वित्तीय संस्थानों की तरफ से होम लोन न्यूनतम 6.90% सालाना की दर पर और ऑटो लोन न्यूनतम 8.75% तक की दर पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में छूट। देखिए, राजस्थान अब पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत में जिन्होंने सवर्णों को उम्र में भी छूट दी हुई है। यानी कि अभी तक क्या था कि जो गरीब स्वर्ण थे उनको छूट दे दी जा रही थी, और अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़कर राजस्थान ने उम्र में भी छूट दी है। अब इसमें महिला कैंडिडेट जो होंगी उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलेगी और पुरुषों को 5 साल की। राजस्थान सरकार ने गरीब सवर्णों को बड़ी राहत देते हुए नौकरी में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 और महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण युवक युवतियों को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था ही, लेकिन आयु सीमा की छूट नहीं थी। नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए स्वर्ण वर्ग के वे युवा पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी। नेक्स्ट है स्थानीय लॉक से डाउन होगी इकोनॉमी। इस न्यूज़ में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने इस बारे में स्पष्ट आगाह किया है कि स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन से मांग पर उल्टा असर होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसले की चर्चा करते हुए दास ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। इससे सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जाने से मांग प्रभावित होने की आशंका है। इकोनॉमी के सामान्य होने पर भी असर होगा। दास के इस कथन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समीक्षा रिपोर्ट पेश करने के दौरान उन्होंने 4 बार इसका जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले के मुकाबले देश अब इन चुनौतियों से लड़ने को ज़्यादा तैयार है। डॉक्टर दास ने कहा कि पिछले वर्ष टीकाकरण की वजह से जो उम्मीद बनी थी वह महामारी के बढ़ने से प्रभावित हुई है। मौद्रिक नीति समिति में आम राय थी कि रेपो रेट, यानी कि जिस दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है, को 4% पर बनाए रखना चाहिए। सभी इस पर सहमत भी थे। अर्थव्यवस्था में विकास की स्थिति मजबूत करने और कोविड-19 के असर को प्रभावहीन करने की जब तक जरूरत होगी तब तक ब्याज दरों को लेकर उदारवादी रवैया रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि अब चीन से नहीं आएंगे एसी और एलईडी के पुर्जे। जल्द ही सोलर फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी, एसी व एलईडी लाइट निर्माण से जुड़े पुर्जे घरेलू स्तर पर ही बनने लगेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सोलर पीवी, एसी व एलईडी लाइट के
कंपोनेंट के निर्माण से जुड़ी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। इस मद में सरकार 10,000 करोड़ से अधिक रुपए का इंसेंटिव देगी। सोलर पीवी के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 4,500 करोड़, तो एलईडी लाइट व एसी कंपोनेंट के लिए 6,238 करोड़ की पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा कर चुकी है। इनमें से 9 सेक्टर की पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अभी सोलर पीवी के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि नक्सली आतंक का बर्बर चेहरा, और ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार तरुण विजय द्वारा। आर्टिकल में बताया गया है कि विश्व में शायद ही कोई विचारधारा इतनी क्रूर, बर्बर और अमानुषिक होगी जितनी कम्युनिस्ट विचारधारा है। यदि पिछली अनेक शताब्दियों में करोड़ों लोग मध्य पूर्व एवं पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म युद्धों यानी क्रूसेड और इस्लामिक जिहाद में मारे गए, पर कम्युनिस्ट विचारधारा यानी साम्यवाद के नाम पर स्टालिन और माओ के समय 10 करोड़ से अधिक लोगों को क्रूरतापूर्वक मारने का एक खौफनाक रिकॉर्ड बना। कंबोडिया के कम्युनिस्ट शासक पोल पोट ने तो अपने देश की 1/4 आबादी को नरसंहार का शिकार बनाकर समाप्त कर दिया। पोल वोट ने देश के उन लोगों को जो कम्युनिस्ट विचारधारा स्वीकार करने से इनकार करते थे, तड़पा तड़पा कर मारने का एक ऐसा व्रत निर्मित किया जिसका और कोई उदाहरण नहीं मिलता। एक समय कम्युनिस्ट विचारधारा पंजाब से लेकर बंगाल और त्रिपुरा से लेकर केरल तक अनेक राज्यों में काफ़ी प्रभावित रही, लेकिन धीरे धीरे और विशेषकर सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा की रणनीति खंडहर में तब्दील होती गई और वह केरल एवं बंगाल के कुछ नगण्य कोनों किनारों पर ही दिखती है। गृह मंत्रालय के अनुसार 9,300 से अधिक जिन नागरिकों की नक्सलियों ने हत्या की, वे बर्बरता और क्रूरता में माओ और पोल पोस्ट की ही विचारधारा पर की गई थी हत्याएं। नक्सली 12 से 13 साल के बच्चों को जबरदस्ती अपने गुट में शामिल कर लेते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के अपहरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें उनके बच्चों के सामने ही तड़पा तड़पा कर मारने के उदाहरण नक्सली प्रस्तुत करते रहते हैं ताकि उस क्षेत्र में दहशत बनी रहे। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के लगभग 12 छात्रावास चल रहे हैं जिनमें नक्सलियों द्वारा मारे गए लोगों के अनाथ बच्चे सरकारी सहायता से पोषित किए जा रहे हैं। क्रूरता की हद यह है कि नक्सली जिन महिलाओं को अपने गिरोह में भर्ती करते हैं उनका दैहिक शोषण भी करते हैं। नक्सली हिंसा के शिकार सैकड़ों बच्चे आज तक राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षण नहीं कर पाए हैं। दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया के एक वर्ग में नक्सलियों के प्रति एक सहानुभूति का वातावरण मिलता है। इस वर्ग के अनुसार ये लोग गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर सर्वाहार के सैनिक हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा ने हमेशा भारत और भारतीयता के विरुद्ध काम किया है। 1962 के युद्ध के समय भी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का साथ दिया था। तब पंडित नेहरू ने 250 से अधिक कम्युनिस्ट नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए थे। 1964 में कांग्रेस सरकार ने लोकसभा में कम्युनिस्ट देशद्रोही कार्यों पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें भारत में कम्युनिस्टों की देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी गई थी। समय आ गया है कि नक्सलवाद रूपी जो कम्युनिस्ट आतंकवाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों में सक्रिय हैं, उन्हें जड़ से अब समाप्त किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है कलंक से मुक्ति की प्रतीक्षा, और यह आर्टिकल लिखा है जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी द्वारा। पिछले दिनों दिल्ली के एक इलाके में सीवर टैंक की सफाई कर रहे 2 मजदूरों की मौत एक बार फिर सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन चला रहे विल्सन इसे मृत्यु के बजाय कत्ल की संज्ञा दे रहे हैं। घटनाक्रम के अनुसार 25 मार्च की रात को सेप्टिक टैंक की सफाई कराई जा रही थी। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों मजदूर बगैर सुरक्षा उपकरणों के टैंक के अंदर उतरे थे। परिवार देर रात तक उनके आने का इंतजार करता रहा, लेकिन दोनों की मौत की सूचना आई। राजधानी के बीचों बीच घटित इस घटना ने यह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी चेतावनियों को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और उनके पुनर्वास संबंधी अधिनियम 2013 के तहत बगैर पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर जाने पर रोक है।
सेप्टिक टैंक की सफाई में 21 दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। इसमें विशेष सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी बेल्ट आदि उपकरण शामिल हैं। इतना ही नहीं, आपातकाल की स्थिति के लिए एम्बुलेंस को पहले से सूचित करने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 18 राज्यों के 170 जिलों में अगस्त 2019 में एक सर्वे किया था। सर्वे में कुल 87,913 लोगों ने खुद को मैला ढोने वाला बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें सिर्फ 42,303 लोगों को ही राज्य सरकारों ने हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने भी माना कि पिछले 5 वर्षों में नालों और टैंकों की सफाई के दौरान 340 लोगों की जान गई है। इसमें से 270 लोगों को ही मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, लेकिन चिंताजनक है कि इस मद के लिए इस बार के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश में शुष्क शौचालयों की संख्या लगभग 26 लाख है। लगभग 14 लाख शौचालयों की गंदगी खुले में प्रभावित होती है। लगभग 3 लाख से अधिक शौचालयों की सफाई हाथों द्वारा होती है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख भारतीय अपने सिर पर मैला ढोकर काम करते हैं। लगभग 12,000 से अधिक रेलगाड़ियां देश भर में दौड़ती हैं। इसमें मौजूदा गंदगी और भयावह स्थिति पैदा करती है। जाहिर है कि इसकी सफाई भी कर्मचारियों द्वारा ही की जाती है। तो कुछ ये ऐसी बातें हैं जिस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है टीकों की उपलब्धता। एक ऐसे समय जब 45 से कम आयु वालों को भी कोविड रोधी टीका लगाने की मांग तेजी के साथ टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की भी आवश्यकता है, तब पर्याप्त संख्या में टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए। ऐसे उपाय इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कोविडशील्ड टीके का उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला कह रहे हैं कि टीका उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की दरकार है। उन पर टीका उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का दबाव पहले से है, क्योंकि इस टीके का निर्माण करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका को यह शिकायत है कि सीरम इंस्टीट्यूट वांछित संख्या में टीके की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के साथ कोवैक्सीन नामक टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी कम समय में ज़्यादा टीके का उत्पादन करने में समर्थ हो। इस पर इसलिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि देश के साथ विदेश में भी भारत में बनाए जा रहे टीकों की मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट है कि राज्यों की T20 लीग पर चर्चा करेगी बीसीसीआई। मंजूरी न मिलने के बावजूद बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन किए जाने के बाद बीसीसीआई 16 अप्रैल को होने वाली अपनी शीर्ष परिषद की बैठक में देश में T20 लीग के आयोजन के लिए कार्यकारी समूह गठित कर सकता है। बिहार क्रिकेट संघ ने पिछले महीने लीग का आयोजन किया था। बीसीसीआई ने लीग के बीच में बताया कि वह आवश्यक मंजूरी के बिना टूर्नामेंट आयोजित करा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लीग नहीं रोकी गई थी। आईपीएल की सफलता के बाद देश भर में राज्य स्तरीय T20 लीग शुरू हो रही है, लेकिन इनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के संदेह के दायरे में आई है। तो ये आज का यानी 8 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।